Hello everyone, welcome back to my channel UGC NET HRM classes. This is our PYQ series, पार्ट थर्ड ऑफ PYQ सीरीज जिसमें हम दिसंबर 2025 के क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड ये लास्ट वीडियो होगा दिसंबर 2025 के क्वेश्चंस का। जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम फरीहा हसन है और मैंने पीजी किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अराउंड 4+ इयर्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है मेरे पास एंड मैंने 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है कोड 55 के अंदर। Without wasting time, let's start with our first question. This is the assertion reason question, जहाँ पे assertion is telling कि state को provide करना है welfare of people किस terms में, justice, social, economic and political। ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, ये जो कि आर्टिकल 38 है। And for checking this we will add because क्यों करना है, क्योंकि state should in particular direct its policy towards securing inter alia that health and strength of workers, men and women, under age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity। So ये आपका आर्टिकल 39 के अंदर आ रहा है, बट ये आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है क्योंकि ये जो है रीज़न जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्टिव बता बता रहा है, स्पेसिफिक ये बता रहा है, स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रहा है जो कि वुमेन, चिल्ड्रन, वर्कर्स के ऊपर है इसलिए। और ये जो है ये फुल ब्रॉड टर्म्स में बात कर रहा है, यहाँ पे ब्रॉड टर्म्स में बात कर रहे हैं, इसलिए ये पूरे वेलफेयर कंसेप्ट को नहीं डिफाइन कर रहा है, इसलिए आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Now let's move for another question. ये फ्रिंज बेनिफिट, सबसे पहले जान लेते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं। अदर देन सैलरी के अलावा जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना, उसको फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। जैसे कि 1 सेकेंड, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फिक्स लीव, बोनस, लीव एक्सेट्रा, इसको फ्रिंज बेनिफिट कहते हैं। फ्रिंज डेफिनेटली ये एक अच्छा इमेज बनाता है कंपनी का, पॉजिटिव इमेज बनाता है, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन लेवल इम्प्रूव कर देता है। अब अगर बिकॉज लगाते हैं, क्यों क्यों अच्छा इमेज बनाता है, क्योंकि ये इंक्रीज करता है अर्निंग, एम्प्लॉयज के अर्निंग को और कंपनी को कुल की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से उसके क्लाइंट्स बढ़ते हैं, इसलिए सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएसआई एक्ट के अंदर क्या कवर नहीं होते। सिकनेस बेनिफिट होते हैं, मेडिकल बेनिफिट होते हैं, फ्यूनरल एक्सपेंसेस होते हैं, ओल्ड एज पेंशन नहीं होते हैं। यहाँ पे मैं सेक्शन भी मेंशन कर देती हूँ, मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे सेक्शन पूछा जा सकता है इसका। सिकनेस बेनिफिट सेक्शन 49, मेडिकल बेनिफिट section 56, funeral expenses section 46 and subsection 1। ओके,
ओल्ड एज पेंशन की बात ईएसआई एक्ट के अंदर नहीं आती है। ये आपका इंसेंटिव प्लान से सबसे पहले आता है हेल्थ से। वन सेकंड, मैं ये बात बताती हूँ। पहले टास्क वेज सिस्टम देख लो। टास्क वेज सिस्टम मतलब एज पर टास्क पेमेंट होता है। ठीक है। जितना टास्क करोगे इसमें टाइम का कोई बाउंड नहीं है, तुम ज्यादा टाइम लेके करो कम टाइम लेके करो, तुम जितना टास्क करोगे उतना तुमको पेमेंट होगा। मान लो 1 यूनिट अगर 100 रुपीज का है और तुमने 5 यूनिट्स बनाए हैं, कितने भी टाइम में बनाया हो तुमको उसका 500 रुपीज मिल जाएगा। तो वर्कर्स आप पे ऑन टास्क वेजेस। ऐसे भी अगर तुम कनेक्ट करना चाहो तो सी का टू ढूंढो, तो ऑलरेडी तुम्हारे और सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। अभी मैं हेल्थ से प्लान बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, वर्कर का वेज फिक्स रहता है, टाइम वेज उसको मिलता है, फिक्स टाइम वेज रहता है। सॉरी, फिक्स्ड टाइम वेज। अब अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से कम में काम करके देता है, टास्क कंप्लीट करते, कम में टास्क कंप्लीट करता है, तो उसको टाइम सेव करने का बोनस मिलता है। टाइम सेव का बोनस मिलता है। ठीक। टाइम वेज फिक्स है, प्री डिटरमाइंड है, बस उसको द वर्कर्स आर पेड टाइम वेज। ठीक है, प्री डिटरमाइंड है, जो सारे वर्कर्स के लिए सेम रहेंगे, लेकिन जो वर्कर टाइम जितना बचाएगा, जितने कम टाइम में करके देगा, उसको उसके अकॉर्डिंग बोनस दिया जाएगा। हेल्थ में यही है। और रोवन में क्या कहता है, रोवन रोवन प्लान, इसमें भी मिनिमम वेज गारंटीड होती है। साथ में इसमें एफिशिएंसी की बात होती है। दोनों का में डिफरेंस जो है फॉर्मूला का होता है बस। ये दोनों में डिफरेंस फॉर्मूला का होता है। इसमें भी मिनिमम वेज फिक्स होती है, मिनिमम वेज फिक्स होती है, और एफिशिएंसी के बेसिस पे आगे का बोनस मिलता है। ठीक है। तो मिनिमम वेज जो है वो फिक्स्ड है, टाइम बेसिस पर इज ऑफर्ड टू वर्कर। टाइम बेसिस पे मिनिमम वेज फिक्स्ड हो जाती है। ठीक है। मिनिमम वर्कर को जो है मिनिमम गारंटीड टाइम वेज मिलता है रोवन में, और इसमें एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बोनस दिया जाता है। बाकी मैं ये सारे इंसेंटिव प्लान डिटेल्ड में पढ़ाऊंगी जब मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट कराऊंगी तब। अभी लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यहाँ पे आपका ये है। इसमें अभी हम लोग मैक्लेलैंड थ्योरी जानते हैं, नीड फॉर अचीवमेंट पावर एफिलिएशन वाला। तो सी का टू हो जाएगा। इससे आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर देंगे, और मैं आगे का लिख देती हूँ। घिसली जो है ये इफेक्टिवनेस विद सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट पे बात करता है। सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट पे बात कर रहा है। ठीक है। सेल्फ फुलफिलमेंट एंड ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट की बात करते हैं, इसलिए माइनर, ये आपका मैनेजेरियल मोटिवेशन,
मैनेजरियल मोटिवेशन की बात कर रहा है, जो कि कॉम्पिटिटिवनेस असर्टिवनेस की बात हो रही है, जहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस असर्टिवनेस की बात हो रही है। एंड कैंपल, ब्रे एंड कैंपल आपका स्ट्रेस हैंडलिंग पे काम करता है। ब्रे एंड कैंपबेल जो है स्ट्रेस हैंडलिंग एंड अनसर्टेनिटी, हमें अनसर्टेनिटी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवनेस एंड असर्टिवनेस माइनर डी का थ्री, डी का थ्री है, so will be the correct answer। इसमें कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। तो इसमें पावर है आपको स्ट्राइक्स लॉकआउट्स को प्रोहिबिट करने का, एडजुडिकेटरी मशीनरी को अपॉइंट करने का पावर होता है। मैटर्स रिलेटेड टू ट्रेड यूनियन इसमें कवर नहीं होते हैं। और रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ एनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, बिल्कुल सही। हेल्थ और वेलफेयर भी इसमें कवर नहीं होंगे, ऐसे भी हेल्थ वेलफेयर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में नहीं आ रहा है। तो ई तो ऑप्शंस में नहीं है, सी है। ट्रेड यूनियन का रिलेटेड मैटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल नहीं करता है। एडजुडिकेशनरी का होता है मतलब इंडस्ट्रियल कोर्ट, लेबर ट्रिब्यूनल्स, लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, ये सारे मशीनरी को हैंडल करने के पावर होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। और लॉकआउट्स स्ट्राइक्स को और रोकने का पावर होता है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को रेगुलेट करने का पावर होता है गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले जानते हैं मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है। उसमें जो होता है एक्स्ट्रा रेवेन्यू, एक्स्ट्रा आउटपुट जो आ रहा है एवरी एडिशनल वर्कर पे, जो एक्स्ट्रा एवरी एडिशनल आउटपुट पे जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कहलाता है। एक्स्ट्रा जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो जनरेट होगा एवरी एडिशनल आउटपुट पे, ठीक है। इसका थ्योरी में तुम्हारा मेन अजम्पशन है कि वर्कर्स होमोजेनस होना चाहिए, बिल्कुल सही। फर्म्स हैव नो बाइंग पावर व्हेन डिमांडिंग वर्कर्स, इसका मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए लेबर मार्केट में। फर्म जो है वो वेज टेकर या वेज मेकर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन की बात करता है। Trade unions have no impact on the available labor supply, बिल्कुल सही। The industry demand of labor is assumed to be perfectly elastic, not नहीं, ये नहीं है, मोनोक्सोनी पावर नहीं होना चाहिए, ये परफेक्ट कंपटीशन की बात करता है। Okay, so ABC is the correct answer for assumptions of marginal revenue productivity. Next question, प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन क्या होगा। जो लेबर स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन प्रोटेक्टिव में आपका प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हो जाता है। सेकंड मैं ऐसे मेंशन कर देती हूँ कैसे कैसे। प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन में प्रोटेक्शन होता है वर्कर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हो जाता है, ठीक है। जिसमें
मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना, सेफ्टी आवर्स, सेफ्टी आवर्स, कंडीशंस, ये सब ओवरऑल प्रोटेक्शन इसका रेगुलेटिव में हो जाएगा। जो रेगुलेट कर रहे हैं रिलेशनशिप को, उनको चला रहे हैं, उसको रेगुलेटिव कह देते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन डिस्प्यूट्स इसको मैनेज कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी हो जाएगा मतलब ड्यूरिंग कुछ कुछ सिक्योरिटी कब देना है, जब कुछ प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तब जैसे सिकनेस के टाइम में सोशल सिक्योरिटी हो जाएगा आपका। कुछ लाइफ में कॉन्टिजेंसीज, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सिकनेस, मैटरनिटी, एक्सीडेंट, पेंशन एक्सेट्रा। ओके, वेलफेयर तो जान ही रहे हैं, हाउसिंग, कैंटीन, ये सब लिविंग कंडीशंस, ये सब पे डील करता है। तो सी का टू, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। वेलफेयर तुम्हारा वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, इंप्रूविंग लिविंग कंडीशन, डी का वन। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। सबसे पहले जान लेते हैं प्रोग्राम्ड डिसीजन क्या होता है और नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन क्या होता है, फिर हमें मैच करने में आसानी होगी। प्रोग्राम्ड प्रोग्राम डिसीजन वो होता है जो सेम तरह से चल रहा है, मतलब एक तरह का ले लिया गया डिसीजन, अब वही फॉलो हो रहा है। रूटीन जो होती है, रूटीन में जो कुछ होता रहता है ना, वो रेपिटेटिव होता है नेचर में। इसमें स्ट्रक्चर्ड होता है। क्लियर गोल्स, छोटे मोटे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं स्ट्रक्चर्ड में, जैसे लीव देना हो गया, इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो गया, माइनर कॉन्सिक्वेंसेस हो जाता है इसके लिए। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इन्वेंट्री रिकॉर्ड, लीव, इस तरह से। नॉन नॉन प्रोग्राम्ड उसका अपोजिट अनस्ट्रक्चर्ड होता है, वेग होता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत बड़े इस पे डिसीजन होते हैं, मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। नॉन प्रोग्राम्ड में जो है मेजर कॉन्सिक्वेंसेस वाले, जैसे मर्जर का डिसीजन, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का डिसीजन, मेजर कॉन्सिक्वेंसेस इतना याद रखेंगे ना मेजर वाले। तो मेजर ऑब्वियसली हमेशा वेग होते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं, न्यू न्यू डिसीजंस लेने पड़ते हैं हमेशा, तो इसलिए। तो अब देखते हैं गोल्स क्या होता है। गोल्स हमारा जो होता है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड वेग होना चाहिए गोल्स। कॉन्सिक्वेंसेस आपका माइनर मेजर हो सकता है। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस इसमें प्रोग्राम्ड में माइनर, नॉन प्रोग्राम्ड में मेजर हो गया। गोल्स प्रोग्राम्ड में आपका क्लियर होता है, नॉन प्रोग्राम्ड में वेग हो गया। वही चीज़ है सेम। फ्रीक्वेंसी आपकी इसमें प्रोग्राम्ड में रेपिटेटिव होता है, नॉन प्रोग्राम्ड में तुम्हारा न्यू होता है, अनयूजुअल होता है। टाइप्स ऑफ डिसीजन आपका एक में प्रोग्राम जो होता है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, और नॉन प्रोग्राम्ड में पुअरली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है। सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसिप्लिनरी प्रोसीड्योर को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले चार्जशीट इशू होती है। लेटर ऑफ चार्ज, एम्प्लॉय को बताया जाता है कि ये
हुआ है, ये ये मिसकंडक्ट हुआ है। अब एम्प्लॉय उसको अब एक दे दिया गया कि आपकी तरफ से ये मिसकंडक्ट हुआ है। अब एम्प्लॉय क्या करेगा, वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि नहीं हुआ था, या जो भी रीज़न है वो उसको बताएगा। अब उसके बाद उसको शो कॉज नोटिस जाती है, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। जब उसके तरफ से एक्सप्लेनेशन सुन लिया जाएगा तब उसके बाद फिर इंक्वायरी का प्रोसीडिंग्स चलता है और फिर फॉलो अप होता है। सो ABCD इज द करेक्ट आंसर। Arrange the following stages in the evolution of HRM in the correct chronological order. तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट, ये रीसेंट वाला देखो तो स्ट्रैटेजिक HRM होता है। स्ट्रैटेजिक HRM लास्ट में होना चाहिए, तो ये दोनों क्वेश्चंस ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट का टाइम था, जो F.W. टेलर यहाँ पे की तरफ से दिया गया था। ये एफिशिएंसी, टाइम एंड मोशन, ये सबको फोकस करके बात किया गया था। ठीक है, एफिशिएंसी, टाइम एंड मोशन, ये सबको फोकस किया गया। फिर आया हॉथोर्न स्टडी इसके बाद, जहाँ पे ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट की बात किया गया। और 1 सेकेंड, हाँ, हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट जो हुआ था ये इसी में हुआ था। इसमें ग्रुप का इम्पोर्टेंस बताया गया था, और ह्यूमन रिलेशंस का इम्पोर्टेंस, मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस बताया गया था। हॉथोर्न स्टडी हुआ था यहाँ पे, ग्रुप एम्फेसिस, मतलब ग्रुप में कैसे रिलेशन, ह्यूमन रिलेशंस का इम्पोर्टेंस बताया गया था। तो ये हुआ था सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे साइंटिफिक मैनेजमेंट, सेकंड पे ये, फिफ्थ पे स्ट्रेटेजिक HRM, ये तो ऐसे ही। उसके बाद आया था ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट के बाद आया था पर्सोनेल मैनेजमेंट, जहाँ पे रिक्रूटमेंट, वेजेस, वेलफेयर, ये सब की बात हुई थी। रिक्रूटमेंट, वेजेस, वेलफेयर, इसकी बात शुरू की गई थी। फिर आया HRD, यहाँ पे ट्रेनिंग डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ एम्प्लॉयज़ का। और लास्ट में स्ट्रैटेजिक HR आया, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजी से अलाइन करना होता है HR पॉलिसीज़ को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी अलाइंस विथ HR पॉलिसीज़, HR के पॉलिसीज़ से, और उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात किया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, फिर आया पर्सोनेल मैनेजमेंट, एंड फिर आया ट्रेनिंग डेवलपमेंट, एंड लास्ट में आया स्ट्रैटेजिक HRM। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर बोट एटीट्यूड, 1 सेकेंड, सॉरी, मेंशन दिस वन। आवर बोट एटीट्यूड क्या होता है कि ये इसमें समझ लो कि ये एक कॉमन इंटरप्राइज है, हमारा एफर्ट मिलकर ही काम करेगा। लेट अस कंबाइन आवर एफर्ट टू बेटर इट। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सबका है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो सकती है यहाँ पे। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क, मे बी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके इसी को पूछा जा सकता है। टीम वर्क, कॉपरेशन की बात कर सकते हैं, कलेक्टिव एफर्ट की बात कर सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, पार्टिसिपेशन की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, द क्वेश्चन इज again it's the same question, 1 second, 125,
Sorry, we have already done this question in previous slide. Whistleblowing. Whistleblowing is concerned with mm, mm, wrongdoing in an organization. मतलब ये विसल ब्लोइंग क्या होता है, ये एक्सपोज करता है अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस है, इलीगल एक्ट है, अनएथिकल प्रैक्टिस, इलीगल एक्ट, फ्रॉड, ये सब के बारे में एक्सपोज करना, रिपोर्ट करना, उसको विसल ब्लोइंग कहते हैं. 1 second, there is one confusion. 128, 120, क्वेश्चन नंबर 139 is missing. 139, 129 is missing here. I will check and I will add that to question number 129 in another part. Now on the job training. On the job training क्या होता है? एक्चुअल वर्क प्लेस पे, मतलब एक्चुअल वर्क प्लेस पे काम होना. ठीक है, तो एक्चुअल वर्क प्लेस आपका कौन होगा? लर्निंग वाइल परफॉर्मिंग एक्चुअल जॉब. एक्चुअल जॉब करते करते आप कुछ सीख रहे हो. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ये सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में होता है. एक वैसा सेटअप बिल्ड किया जाता है जहाँ पे वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल पायलट की ट्रेनिंग, ये डायरेक्ट इन लोगों को फ्लाइट चलाने को नहीं मिलती है, उन्हें उस इन्वायरमेंट में बैठा के वैसा एआई के थ्रू ट्रेनिंग दिया जाता है. सिम्युलेटेड वर्क एनवायरनमेंट होता है. तो बी का 4. अप्रेंटिसशिप हो जाता है आपका, क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग कराना. और केस स्टडी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is again assertion and reason question, uh, which tells NSAP has served the long felt need for uniform national minimum standard फॉर प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस. वीकर सेक्शंस को सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट, पर्पस इज मिनिमम स्टैंडर्ड देना, सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करना वीकर सेक्शन को. क्यों? बिकॉज ऐसे लगा के हम चेक कर सकते हैं. Because a part of NSAP, there are several schemes under which social assistance is being provided, and all such programs should be integrated to maximize coverage, avoid overlapping, and ensure basic minimum to all. ये एक पॉलिसी सजेशन दे रहा है या ऑब्जर्वेशन है कि डिफरेंट स्कीम को इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि अवॉइड किया जाए ओवरलैप को एंड मैक्सिमाइज कवरेज. मैक्सिमाइज, ये एक सजेशन है. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन, ये रीज़न नहीं है. यहाँ पे एक काइंड ऑफ सजेशन दिया जा रहा है, इसलिए आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऐसे भी आप देखो, एनएसएपी हैज सर्व द लॉन्ग फेल्ट नीड यूनिफॉर्म नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड के लिए फॉर प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए वीकर सेक्शन को ऑफ द सोसाइटी. क्योंकि बिकॉज ये एक पार्ट है जहाँ पे सेवरल स्कीम्स अंडर विच सोशल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड, और सारे प्रोग्राम को इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि मैक्सिमम कवरेज इज अ काइंड ऑफ शुड बी इंटीग्रेटेड. ये वर्ड जो है ना, ये आपको बता रहा है कि एक सजेशन दे रहा है. कवरेज, ओवरलैपिंग से बेसिक मिनिमम टू ऑल, इसलिए कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, चाइल्ड का मतलब क्या है? हु हैजंट कंप्लीटेड 15 years ऑफ एज. तो ये आपका सेक्शन चाइल्ड, मैं सेक्शन बता देती हूँ यहाँ पे. सेक्शन 2C है जो चाइल्ड का डेफिनेशन बताता है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर. और अगर चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर चाइल्ड का ये पूछा जाए, चाइल्ड लेबर एंड
adolescent, child and adolescent लेबर लेबर एक्ट के अंदर चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स है। ठीक है, इसका भी मैं आपको लिख दे रही हूँ ताकि मे बी नेक्स्ट टाइम। बिलो 14 ईयर्स है एंड एडोलेसेंट इसके अकॉर्डिंग 14 to 18, नॉट कंप्लीटेड 18। ठीक है, एंड फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड जो है वो बिलो 15 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले कुछ भी होता है तो ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग प्रेमिसेस डेवलप होते हैं। प्रेमिसेस डेवलप हो जाएंगे फिर आप सारे मतलब यहाँ पे फोरकास्टिंग होती है, अजम्पशन होता है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आप सबको आइडेंटिफाई और इवेलुएट करोगे हर अल्टरनेटिव को। फिर जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो इतना जान लेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है, लास्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लान आता है। तो ई तो सब में है, बी ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। और एक बार अल्टरनेटिव सेलेक्ट होगा, बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट होने के बाद ही इम्प्लीमेंट होगा। तो ए होना चाहिए इससे पहले, तो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर प्रोविजन। आपको कौन कौन सा लेबर वेलफेयर प्रोविजन दिया गया है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट के अंदर? तो ये आपको रेगुलर पेमेंट की बात किया गया है मिनिमम वेजेस के अंदर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स। ठीक है, और प्रोविज़न ऑफ क्रच इसमें नहीं है, फैक्ट्रीज एक्ट में है। मेडिकल फैसिलिटीज़ है फ्री ऑफ चार्ज, कैंटीन भी इसमें नहीं है। सो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Arrange the following action in sequence to understand how change unfolds. Change कैसे start होता है? सबसे पहले small continuous organizational change कैसे होता है? सबसे पहले fine tuning आता है। ये क्या होता है? Small continuous improvement होता है। Existing process में ही कुछ improvement करना होता है, small improvement, small continuous improvement in existing process। ठीक है, उसके बाद आता है इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट। ये इसमें मॉडरेट होता है। ठीक है, अब मॉडरेट एडजस्टमेंट लाया गया है स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजीज में मॉडरेट एडजस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन, अब मेजर चेंज आ गया। ठीक है, स्मॉल चेंज फाइन ट्यूनिंग को कहते हैं, इंक्रीमेंटल मॉडरेट को कहते हैं, मॉड्यूलर इसको कहते हैं मेजर को, और लास्टली ये रेडिकल कॉरपोरेट ट्रांसफॉर्मेशन जो लास्ट हुआ ऑर्गेनाइजेशन वाइड रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ। ठीक है, तो फाइन ट्यूनिंग स्मॉल हो जाएगा, इंक्रीमेंटल मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलर मेजर हो जाएगा। ओके, एंड लास्टली ट्रांसफॉर्मेशन जो रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, सो बी सी ए डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच among the following are functions relating to trade union member? ट्रेड यूनियन मेंबर के पास क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए? ठीक है, तो पहला टू हेल्प ग्रीवेंस रिड्रेसल,
1 second. ओके, फर्स्ट है टू हेल्प ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ एम्प्लॉयज, बिल्कुल एम्प्लॉयज की ग्रीवेंस को वही लोग हैंडल करते हैं। टू मेक वर्कर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, बिल्कुल। टू हेल्प मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, नहीं, इसका कुछ नहीं। टू अवॉइड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, नहीं। टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, वर्कर्स को बचाना अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं करे, उससे वर्कर को बचाना है, ठीक है। ए बी ई इज द करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कौन कौन सा प्रोविजन है? वॉशिंग फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है, बट यहाँ लिखा है 100 और मोर, नहीं 250 और मोर पे। ओके, शेल्टर फैसिलिटी 150 और मोर, करेक्ट। क्रैच फैसिलिटी 50 और मोर देन 50 वर्कर्स नहीं, मोर देन 30 वुमेन वर्कर जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पे क्रैच फैसिलिटी रहेगा। वेलफेयर ऑफिसर 500 और मोर पे, ठीक है। तो ए सी एंड डी, ई, ए सी ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, under EPF Act, which of the following is not included in the definition of basic wages? Basic wages में आपका कार्ड वैल्यू या फूड कंसेशन नहीं आता है, क्योंकि ये फूड कंसेशन ये तुम्हारा काइंड में बात कर रहा है, इसलिए डीए आता है, रिटेनिंग अलाउंस आता है, कमीशंस आता है, ये काइंड में बात हो रही है, इसलिए ये तुम्हारा सेक्शन 2B में बताया गया है कि कौन कौन सा बेसिक वेजेस के अंदर आता है। एचआरए आ जाता है, ओवर टाइम अलाउंस आ जाता है, बोनस आ जाते हैं, कमीशंस आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। ओके, अरेंज द थ्योरेटिकल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ऑफ मोटिवेशन एज पर देयर ओरिजिन, कैसे कैसे कौन, सबसे पहले तो साइंटिफिक मैनेजमेंट आया था आपका 1900 में। ओके, बी, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट आया। फिर आया ह्यूमन रिलेशन, वही हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, ये समवट सिमिलर है, पीछे एक इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम पढ़े ना, उसी के। फिर आया मैस्लोज हायरार्की नीड थ्योरी, यहाँ पे अगर आप बोलो तो ये तुम्हारा 1900 में ये आया है, हॉथॉर्न आपका 1920 से 1930 के बीच में आया है। हायरार्की मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी 1943 में आया है। हर्ज़बर्ग थ्योरी आपका हर्ज़बर्ग आया 1959 में, एंड अल्डोफर ईआरजी थ्योरी 1960s के बाद आया है लेटर। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग है, तो बी सी डी ए ई इज द करेक्ट आंसर, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ये एक क्वेश्चन है जो मैं लास्ट टाइम थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिक्टेटोरियल। ओके, डिक्टेटोरियल बिहेवियर, जैसे मतलब नफरत करना, उतना पसंद नहीं करना। एडवर्सियल हो जाता है आपको दुश्मन जैसा फील करना, बहुत कोल्ड, कोल्ड फॉर्मल टाइप। एडवर्सियल जो हो जाएगा वो कोल्ड फॉर्मल टाइप हो जाएगा, मतलब बिजनेस बिजनेस लाइक हो जाएगा। एक्सेप्टेंस, किसी को एक्सेप्ट करना, केयर के साथ लेकिन कंट्रोलिंग पावर खुद के पास रखना, तो ये हो जाएगा पैटर्नल। और कॉपरेशन तो हम ऐसे भी डी का 3 से ये दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, ए के 4 हो जाएगा। और एडवर्सल कोल्ड फॉर्मल, एक्सेप्टेंस आपका हो जाएगा पैटर्नल, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, बट केयरिंग इसमें, बट कंट्रोलिंग पावर अपने पास रखना, ये हो जाएगा, ठीक है। A4 A2 C1 एंड D3 इज द करेक्ट आंसर है। ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग हो गया था, क्वेश्चन नंबर 120,
वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 129 मिसिंग है। ये मैं आपको नेक्स्ट जो भी मैं जून 2025 के क्वेश्चंस लाऊंगी उसमें मैं ये क्वेश्चन सबसे पहले करा दूंगी। एंड मैंने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है दिसंबर 2025 के। सिर्फ लास्ट 10 क्वेश्चंस जो आरसी होते हैं वो मैंने नहीं कवर किया है। बाकी सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल होगा और पसंद आएगा। So please like, share and subscribe my channel to motivate me for bringing more such videos to you. And आप अपने सारे friends जो भी serious aspirants हैं UGC नेट कोड 55 के लिए, आप उनको मेरा channel share कर सकते हैं। That's all for today. Thank you for watching my video.